अच्छा जी, नवंबर 2015 वाला ये पेपर है। अक्टूबर नवंबर हमारा वाला वेरिएंट, ठीक है, इसको भी अपने पास नोट डाउन कर ले कि ये भी हम लोग सेक्शन 20 का अटेम्प्ट कर चुके हैं। केस स्टडी हम लोगों ने कल की थी, इसकी डेटा रिस्पॉन्स लास्ट क्लास में, तो आज का सेक्शन बी देखेंगे। सही है, चले। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। पार्ट बी बोलता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट माइट कॉज अ फॉल इन डिमांड फॉर चॉकलेट and discuss the extent to which chocolate producers have the power to stop this fall in demand happening। सही बोलता है कि हमारे पास एक बात बताओ कि चॉकलेट की डिमांड किस तरह कम हो सकती है, और अगर चॉकलेट की डिमांड कम हो रही है तो बताओ चॉकलेट प्रोड्यूसर्स के पास कितनी पावर है कि वो इस फॉल इन डिमांड को रोक दें। सही है। अब पार्ट ए बोलता है स्टडी एस्टिमेट्स द डार्क चॉकलेट एज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ -0.8, यानी कि इनइलास्टिक। सही है। एंड दैट व्हाइट चॉकलेट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ -1.4, जो क्या होगी अपने पास, इलास्टिक। एक्सप्लेन हाउ चॉकलेट प्रोड्यूसर्स could change price to increase total revenue for each type of chocolate। बोलता है कि अगर सीधी सीधी सी इसकी बात बताऊं तो वो ये है यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर अ प्रोड्यूसर। चॉकलेट मैन्युफैक्चरर की उसने बात की भी है, व्हाइट चॉकलेट डार्क चॉकलेट की, बोला कि बताओ किस तरीके से आप रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए है। आप सबसे पहले तो पीईडी को डिफाइन करेंगे कि पीईडी होती क्या है। आपने पीईडी की फॉर्मूला बता दिया। सही है। और आपने फिर पीईडी की वैल्यूज बता दी। सही है जी। अच्छा, आप बोलेंगे अब फॉर्मूला कैन रिजल्ट इन 5 डिफरेंट वैल्यूज व्हिच कैन बी ये खत्म यहाँ पे था। अब उसने आपसे क्या कहा हुआ है, उसने बोला कि जो व्हाइट चॉकलेट है वो -1.4 है, और डार्क चॉकलेट जो है वो -0.8 है। यानी कि डार्क चॉकलेट की डिमांड क्या है, डार्क चॉकलेट की डिमांड है इनइलास्टिक, और व्हाइट चॉकलेट की डिमांड क्या है, व्हाइट चॉकलेट आपका इलास्टिक है। सही है। अब आपने इसी को लेकर चलना है। आप सबसे पहले इलास्टिक डिफाइन कर दो या इलास्टिक कर दो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आए, आपने सबसे पहले इलास्टिक को डिफाइन किया। सही है। आपने फिर यहाँ पर डायग्राम बनाई, और डायग्राम को आप लिंक करेंगे टीआर के साथ, टोटल रेवेन्यू वाली डायग्राम के साथ। सही है जी, टोटल 4 डायग्राम्स बनेंगे इसके अंदर। सही है, उसके साथ आपने लिंक किया, और आप इन दी एंड ये बताएंगे कि इनलास्टिक बोलता है कि प्राइस ज्यादा से बढ़ाएंगे, क्वांटिटी सिल्वर से हल्के से कम होगी, और रेवेन्यू पे भी क्या इफेक्ट आएगा, रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सही। अब फिर इलास्टिक के ऊपर आओ, इलास्टिक को आपने एक्सप्लेन किया, तो उसको जब आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे तो सेम वही कहानी है। आपने इसकी भी डायग्राम बना दी प्लस टीआर, और यहाँ पे आप बताएंगे कि आप प्राइस हल्की सी कम करेंगे तो आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ेगी, और आपके रेवेन्यू पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कोई मसले वाली बात है, क्लियर है। पार्ट बी के ऊपर आए। 2 का बी आपसे कहता है कि यार हमारे पास डिमांड गिर रही है, तो फैक्टर्स बता दो डिमांड किस किस तरह गिर सकती है, और ये बता दो कि यार चॉकलेट प्रोड्यूसर किस तरह से गिरने से रोक सकते हैं। सही। तो आपके पास डिफरेंट चीजें हैं। आप यहाँ पे इनकम की बात कर सकते हो। सही है। आप यहाँ पे टेस्ट की बात कर सकते हो। आप यहाँ पे और क्या, क्वालिटी की बात कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस की बात कर सकते हो। किसकी, रेंट, रेंट कैसे, मतलब हाँ, अच्छा ट्रेंड, हाँ तो टेस्ट के अंदर आ गया ना ट्रेंड हमारा। नहीं नहीं, इलास्टिक की वो बात नहीं हो रहा ना, अभी बेसिक नॉर्मल डिमांड की बात है। आप प्राइस की बात कर सकते हैं कि क्या पता आपकी प्राइस बढ़ गई हो, ठीक है। आप इसके अलावा फैशन, फैशन को थोड़ा पहनेंगे थोड़ी, ट्रेंड की आपने बात की, ट्रेंड की बात, आप सब्स्टिट्यूट्स की बात कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट्स में आप कह सकते हैं कि यार अब चॉकलेट्स में भी बहुत सब्स्टिट्यूट्स आ गए, व्हाइट चॉकलेट आ गया, डार्क चॉकलेट आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। सही है। चॉकलेट हम लोग यूजुअली खाते हैं कैफीन क्योंकि उसके अंदर होती है, तो आप कैफीन की बात कर सकते हैं, कॉफी आपको कहीं और से भी मिल सकती है भाई। तो ये आपके पास 4 चीजें हैं, और भी आप बहुत सी चीजों की बात कर सकते हो, लेकिन आपने बस 3 की बात करनी है। ठीक है, 3 चीजों की बात करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे डायग्राम बना देंगे आप। डायग्राम आप सीधी सी मैकेनिज्म वाली बनाओगे जिसके अंदर आपकी डिमांड कम हो रही है, डिमांड पीछे की तरफ आ रही है, प्राइस लेवल आपकी कम हो जाएगी, और जो बेसिक सी कहानी है। अब पावर के ऊपर बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूट्स के पास, सॉरी प्रोड्यूसर्स के पास कितनी पावर है
टू स्टॉप दिस फॉल इन डिमांड फ्रॉम हैपनिंग। तो आप जब यहाँ पे ऑप्शंस की बात करेंगे तो आप सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एडवर्टाइजिंग की बात कर लो। इसके अलावा आप उसको बोलेंगे कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करे। सही है, क्वालिटी की आप बात कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि यार अपनी प्राइस को कम कर लो, तो प्राइस कम करने की आप बात कर सकते हो। ठीक है, प्रमोशन जो है एडवर्टाइजिंग के अंदर ही आ जाएगा, आप उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस तरह टेस्ट हो गया, टेस्ट तो प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं है ना, कि कंज्यूमर के मुंह में थोड़ी घुसेड़ेगा जाके कि भाई मेरे चॉकलेट खा। सही है, तो ये कुछ चीजें होती तो जरा ख्याल से लिखना, फजूल बातें मत लिख देना। हाँ, पूरा उसी के अंदर आता है। सही है। अच्छा, अब कंक्लूजन में आपकी मर्जी है भाई। आप इन तीनों में से किसके साथ जा रहे हो? मेरा मशवरा है कि मैं होता तो मैं क्वालिटी की बात करता, क्योंकि एडवर्टाइजिंग आप भले करो ना करो, असल चीज तो क्वालिटी टेस्ट के ऊपर मैटर करती है ना। चॉकलेट है, खाने पीने का आइटम है, जब तक उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा होगा, भले शाहरुख खान को अपने ऐड में ले वो नहीं बिकेगा। समझे बात को? तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से कंक्लूजन ये होगा, आप अपने हिसाब से जो लेना चाहो उस पर जा सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आपके पास था नवंबर 2015। सही। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। 3 का बी बोलता है discuss whether money is able to perform all its functions effectively in an economy that is experiencing high rate of inflation। यानी कि यहाँ पे उसने फंक्शंस की बात कर ली है पहले से, पार्ट बी के अंदर। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सही है। एक्सप्लेन व्हाट इज meant by term money and outline its characteristics in a modern economy। बेटा कैरेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है इसने, कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन में क्या फर्क होता है मुझे ये बताओ। हाँ हाँ, फिजिकल में पैसा है कैसा, पोर्टेबल, ड्यूरेबल और ये सारी चीजें। सही है, तो आप यहाँ पे आओ। सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे मनी को। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, आप डिफाइन करेंगे मनी, कि पैसा क्या होता है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज्ड इन ऑर्डर टू ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज, या रिवॉर्ड। सही है, चीजों का जिस तरह हम लोग पेमेंट कर रहे होते हैं, रिवॉर्ड की आप बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक की बात, सॉरी किसी कैरेक्टरिस्टिक, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बोलेंगे कि मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर, इसको लिंक करना है मॉडर्न इकोनॉमी के साथ। मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर हम लोग कॉइन्स की बात करते हैं, हम लोग नोट्स की बात करते हैं, हम लोग चेक्स की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट बैंकिंग की बात कर रहे होते हैं, हम लोग ब्लॉकचेन की बात कर रहे होते हैं। ये चीजें आपने इंट्रोडक्शन में डाल दी। सही है, अब आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, क्या क्या? ड्यूरेबल, पोर्टेबल, यूनिफॉर्मिटी, स्कार्सिटी। ये चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो, ये सारी चीजें नोट्स में डिटेल में लिखी हुई है। सही है, यूनिफॉर्मिटी के सेम रहता है, स्कार्सिटी लिमिटेड इन सप्लाई, पोर्टेबल इजी टू कैरी, ड्यूरेबल जो है वो खराब नहीं होता, डिविजिबिलिटी भी एक होती है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। पार्ट बी आपसे कह रहा था कि यार एक्सप्लेन द करेक्ट फंक्शन ऑफ मनी, और अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रही है तो उससे किस तरीके से अफेक्ट हो रहा होगा। ये मैंने चीजें आप लोगों को लास्ट क्लास में वैसे एक क्वेश्चन सेम था मैंने करवाया था। 4 चीजें थी, क्या थी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगला स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और लास्ट आपके पास क्या था? लास्ट आपके पास है यूनिट ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे देखो जरा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, भाई पैसे की परचेजिंग पावर पे क्या अफेक्ट आ रहा है? पैसे की औकात गिर रही है ना, पैसे की परचेजिंग पावर गिर रही है, पैसे की औकात ही नहीं रही, ताकत ही नहीं रही है। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको आप याद, इसको लिंक करेंगे रियल इंटरेस्ट रेट के साथ। लेकिन ओवरऑल जो स्टोर ऑफ वैल्यू है ना, वो भी क्या हो रहा होता है? गिर रहा होता है। क्योंकि मैंने अगर पैसे अलमारी में डाले हुए हैं ₹1,00,000, और मैं इसको 1 साल बाद निकाल रहा हूँ, जब इन्फ्लेशन ने उसकी ऐसी तैसी कर दी है, तो क्या उसकी उतनी वैल्यू रहेगी जितनी अभी है? नहीं है ना। मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट के अंदर कौन आ जाएगा? लेंडर बोरोवर, जो मैंने आपको उसके अंदर बताया हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर आपको बताया हुआ है। लेंडर बोरोवर आ गया,
यूनिट ऑफ अकाउंट, जब जाहिर सी बात है हर चीज की प्राइस बढ़ती रहेगी तो उसकी वैल्यू भी क्या होती रहेगी, बढ़ती जा रही है ना। पैसे की वैल्यू गिर रही है लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है। पैसे की वैल्यू अभी भी गिर रही है लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है। अभी ये बॉटल 60 रुपए की कितने की भी हो गई है, भले फॉर एग्जाम्पल 60 रुपए की हो गई है, पहले 30 रुपए की मिलती थी, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है ना, प्राइस महंगी हो गई है। सही है। अच्छा, अब बोलता है कि यार क्या पैसा अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर पाएगा अगर मुल्क में इन्फ्लेशन हो रही है। तो कंक्लूजन में आप क्या बोलेंगे, नो। सही है। और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि भाई क्यों आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ताकत ही नहीं है, पैसे की अपनी वैल्यू लूज हो चुकी है और पैसे की ऐसी तैसी हो चुकी है, कोई टेंशन वाली बात है। ये भी देखना चाहिए ना कि जो देश में पहले जो हमारे पास हाँ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हाँ देश के बाद वही वैसे कम सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, suppose one country is more efficient in producing both products. Discuss whether it is the case that specialization in trade will always benefit both countries. बोलता है कि दो प्रोडक्ट है और एक ही कंट्री उनको बनाने में स्पेशलाइज्ड है। याद करो ये किसके साथ लिंक हो रहा है, ये लिंक हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के साथ, कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ। पार्ट ए बोलता है इन अ टू कंट्री वर्ल्ड वन कंट्री इज मोर एफिशिएंट एट प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट एंड द अदर कंट्री इज मोर एफिशिएंट एट प्रोड्यूसिंग अनदर प्रोडक्ट। एक्सप्लेन व्हाई स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड यूजुअली बेनिफिट बोथ कंट्रीज। याद करो मैंने जो इंडिया पाकिस्तान की मिसाल दी थी कि इंडिया जो है वो आटा बनाना स्टार्ट कर दे और पाकिस्तान जो है वो चावल बनाना स्टार्ट कर दे, ट्रेडिंग कर दो और आपस में जो है अपना बड़ा अच्छा मामला स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए के ऊपर आइएगा। आपने यहाँ पे सबसे पहले तो टर्म डिफाइन करनी है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। सही है। टर्म ग्लोबलाइजेशन, इसको आप डिफाइन करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। ठीक है। फिर आप यहाँ पे लेके चलेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज को। एब्सोल्यूट एडवांटेज को आपने डिफाइन किया, प्लस आप उसको करेंगे एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सही है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एक जिस तरह मैंने इंडिया पाकिस्तान की बात की थी वो एग्जाम्पल छाप देना। सही है। अच्छा, अब उसने आपसे पूछा हुआ है कि यार अगर मैं स्पेशलाइजेशन करता हूं तो ये दोनों के लिए किस तरह बेनिफिशियल होगा। आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड को भी डिफाइन करोगे। हाँ, बायलैटरल ट्रेड क्या होता है कि जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग कर रही होती है, बाय का मतलब होता है दो। सही है। तो स्पेशलाइजेशन को आपने डिफाइन किया और वही जो इंडिया पाकिस्तान वाली मैंने एग्जांपल दी है नोट्स में भी लिखी हुई है, उसी को पूरा छाप देना और यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सही है। 4 का बी, 4 का भी बोलता है कि आप अज्यूम ये करो कि एक ही कंट्री है जो दोनों को बनाने में स्पेशलाइज्ड है। तो यार बताओ ये किस तरीके से हमारे पास बेनिफिशियल होगा या किस तरीके से हमें ये अफेक्ट कर रहा होगा। सही है। तो अब यहाँ पे आए जरा, आपने एब्सोल्यूट एडवांटेज की तो बात कर ली है। सही है। अब आप यहाँ पे लिंक करेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज को, क्योंकि एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी, और कंपैरेटिव एडवांटेज क्या बताता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रेशियोज कि कौन सी कंट्री दोनों में से कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके आ रही है, कौन सी कंट्री कम जाया कर रही है। तो आप उस हिसाब से बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो है दोनों कंट्रीज के एक्सचेंज रेट क्या चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर है एक्सचेंज रेट की वजह से भी तो ट्रेडिंग पे अफेक्ट आता है ना। एक्सचेंज रेट आपका कैसा चल रहा है, अगर एक कंट्री का एक्सचेंज रेट बहुत ही गिरा हुआ है दूसरी कंट्री का बहुत अच्छा है तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग करना मुश्किल होगा। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के साथ भी लिंक करना होगा। स्पेशलाइजेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज से लिंक करेंगे कि आप बोलेंगे कि भाई हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट कम होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पास डेवलपमेंट आना स्टार्ट होगी, लोग परचेज करेंगे, हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस तरह अफेक्ट आएगा। ठीक है। फिर लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप बोलेंगे कि भाई हो सकता है एफिशिएंट हो, लाजमी नहीं है कि दो ही कंट्रीज हो, हर कंट्री एक ही चीज बनाने में स्पेशलाइज्ड हो सकता है कि एक कंट्री ऐसी उसके पास हर रिसोर्स अवेलेबल हो क्योंकि दोनों चीजों को साथ लेके चल रही है, दोनों चीजों को इंक्रीज कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है उसकी। ठीक है। तो आप उसके साथ यहाँ पे लिंक करेंगे
और यहाँ पे भी इस तरीके से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपका आंसर इधर एंड हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई मसले वाली बात है? समझ गए? इसकी पिक्चर ले लो जल्दी।